नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं 2015 और 2016 की सीमा रेखा पर। एक समूचा साल गुजर गया और हमारे सामने कई उम्मीदें जगा गया, लेकिन इसी दौरान बहुतेरे सवाल भी उठे। ये ऐसे सवाल थे जो पहले भी उठते रहे हैं और शायद आगे भी उठेंगे। सवाल ये है कि अभिव्यक्ति को लेकर दुनिया कितनी उदार हुई है। हम एक दूसरे की बात को कितनी संजीदगी से सुनते हैं और बर्दाश्त करते हैं। क्या असहमति से इतना गुस्सा आता है कि लिखने पढ़ने वालों की जान ले ली जाए? पूरी दुनिया में दर्जनों पत्रकारों की 2015 में हत्या हुई, सैकड़ों जेल गए और सैकड़ों जानलेवा हमले में बाल बाल बचे। हम भारत समेत पूरी दुनिया की तस्वीर आज पेश करेंगे कि आखिरकार 2015 अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिहाज से कैसा रहा। साहित्य अकादमी विवाद पर भी हम बात करेंगे और बस्तर में पत्रकारों के प्रदर्शन से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष शब्दों पर संकट। दो 2015 गुजर गया, लेकिन गुजरने के साथ ही एक बार फिर कई सवाल उठा गया। इस बार भी मीडिया की आज़ादी का मसला पूरे साल गूंजता रहा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस आज़ादी का सवाल ना उठा हो। शार्ली एब्दो जैसी जघन्य घटना के साथ 2015 की शुरुआत हुई और पूरे साल पत्रकारों पर हमले के वाक़ये दोहराए जाते रहे। साल की शुरुआत में ही पेरिस में शार्ली एब्दो पब्लिकेशन हाउस के दफ्तर पर हुए इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। बीते 2 साल से पत्रकारों पर हमले की घटना में कमी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया धीरे धीरे अभिव्यक्ति की आज़ादी का पहले से ज़्यादा सम्मान करने लगी है, लेकिन 2015 के आंकड़े इसे झुठला गए। 2015 में पूरी दुनिया में 69 पत्रकारों की हत्या हुई। 2014 में यह आंकड़ा 61 था, जबकि 2013 में 73 और 2012 में 74 पत्रकारों की हत्या की गई। यानी 2012 से 2014 तक इनमें लगातार गिरावट देखी गई। लेकिन 2015 में एक बार फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले बढ़े। भारत से लेकर अमेरिका तक दर्जनों मुल्क में पत्रकारों को निशाना बनाया गया। 2015 में भारत में एक स्वतंत्र पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या हुई, लेकिन इसी दौरान दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां 5 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या हुई। सबसे ज्यादा सूडान में 13, फ्रांस में 9, ब्राजील में 6, यमन, दक्षिणी सूडान, इराक और बांग्लादेश में 5-5 पत्रकारों की जान गई। इन देशों में पत्रकारिता करना जान हथेली पर लेकर घूमने जैसा हो गया। मध्य पूर्व के देशों में आईएस की तरफ से कलम पर कई हमले हुए। संगीन और बम के साए में पत्रकार जान जोखिम में डालकर इन इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक हत्या के ये ऐसे मामले हैं जिनमें मकसद का पता लगा लिया गया। इनके अलावा 28 ऐसे मीडिया कर्मियों की हत्या हुई जिनके कारणों का पता नहीं चल पाया। इस दौरान पूरी दुनिया में हिंसा की छिटपुट कई घटनाएं घटी जिनमें पत्रकार बाल बाल बच गए। अगर बीट के लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा 68% पत्रकार राजनीति कवर कर रहे थे, 46% युद्ध, 39% मानवाधिकार, 29% कल्चर और 22% भ्रष्टाचार। इस लिहाज से खेल और बिजनेस जैसे विषय पत्रकारों के लिए कम खतरनाक हैं। इस दौरान इंटरनेट यूजर्स पर भी खतरों का साया मंडराता रहा। ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया यूजर्स पर पूरी दुनिया में अनगिनत हमले हुए। पत्रकारों को दोधारी तलवार पर चलना पड़ रहा है। आतंकवादियों, माफियाओं और गुंडों के साथ साथ सरकार की तरफ से भी अभिव्यक्ति पर लगाम कसी जा रही है। सिर्फ 2015 में अपनी रिपोर्टिंग या लेख के लिए 199 पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया। इनमें सबसे ज्यादा चीन में 49, मिस्र में 23, इरिट्रिया में 17, तुर्की में 14 पत्रकारों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। 2014 में पूरी दुनिया में 221 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। स्कैंडिनेविया के देशों में हमेशा की तरह इस बार भी शांति बरकरार रही।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए फिनलैंड सबसे बेहतर देश है, जबकि नॉर्वे दूसरे और डेनमार्क तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर नीदरलैंड्स और पांचवें पर स्वीडन है। यानी 5 में से 4 देश स्कैंडिनेविया के हैं। इस सूची में भारत को 136वां स्थान मिला है, जबकि इरिट्रिया को सबसे नीचे रखा गया है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और इधर भारतीय मीडिया में साल भर तमाम उतार चढ़ाव रहे, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पर साल भर बहस चलती रही। कभी पत्रकारों को मिल रही धमकियां सुर्खियों में रहीं, तो कभी गिरफ्तारियां, कभी हत्या का मामला उछला, तो कभी हत्या की कोशिश हुई। आइए देखते हैं देश में मीडिया की आज़ादी का सवाल 2015 में कैसे उठा। बस्तर में ये तस्वीरें बीते कुछ सालों से बेहद आम हो गई है। कोई साल नहीं गुजरता जब पत्रकारों को विरोध प्रदर्शन ना करना पड़े। हाल ही में जब बस्तर के 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, तो पत्रकारों को एक बार फिर यही राह चुननी पड़ी। असल में जुलाई 2015 में स्थानीय पत्रकार सोमारू नाग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2015 में दरभा जिले में पत्रकार संतोष यादव के साथ भी यही कहानी दोहराई। दोनों पर पुलिस ने आरोप लगाया कि ये नक्सलियों को मदद कर रहे हैं। इसके बाद बस्तर के पत्रकारों ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। पत्रकारों का कहना है कि उन पर ऐसे आरोप लगने का हमेशा डर बना रहता है। असल में बस्तर में पत्रकारिता बेहद मुश्किल पेशा बन गई है, लेकिन मुश्किलों की जद में सिर्फ बस्तर ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में पत्रकारों पर दबाव लगातार बना रहता है। 2015 में देश में 5 पत्रकारों की हत्या की गई। इनमें 24 अक्टूबर 2015 को दैनिक जागरण के पत्रकार मिथिलेश यादव, 3 अक्टूबर 2015 को टीवी 24 के पत्रकार हेमंत यादव, 17 जुलाई 2015 को खुशबू उजाला के पत्रकार राघवेंद्र दुबे, 19 जून को स्वतंत्र पत्रकार संदीप कोठारी और 8 जून को स्वतंत्र पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या की गई। इनके अलावा व्यापम घोटाला कवर कर रहे आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई। इन घटनाओं ने एक बार फिर देश में पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल उठा दिया। खतरे की जद में ज्यादातर स्थानीय पत्रकार हैं। महानगरों से ज्यादा छोटे शहरों और कस्बों में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। पत्रकारों की सुरक्षा का मामला इतना बड़ा है कि मई 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सारे देशों ने पत्रकारों की हत्या और उन पर हो रहे हमलों की निंदा की। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से पत्रकारों को सुरक्षित परिवेश मुहैया कराने की अपील की। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने पर भी जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से कहा कि वह पत्रकारों पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध नहीं लगाएं। विकसित देश हो या विकासशील, दुनिया भर में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अलग कानूनों की कमी रही है, जबकि पत्रकारिता हमेशा से ही एक जोखिम भरा पेशा रहा है। भारत के संविधान में प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आम व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की तरह है। हमारे देश में भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई अलग और ठोस कानून नहीं है, लेकिन सरकार के अलावा भू माफिया और रसूखदार लोगों की तरफ से पत्रकारों पर दबाव बना रहता है। कई बार जानलेवा हमलों से भी इन्हें गुजरना पड़ता है। हालांकि महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने की पहल भी हुई है, लेकिन किसी राज्य में जमीन पर ये नहीं उतर पाया। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान इस साल विवादों में रहा। हिंदी कथाकार उदय प्रकाश से साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो करीब 2 महीने तक चलता रहा। इस दौरान 40 से ज्यादा लेखकों ने सम्मान लौटाने की घोषणा की। मामला साहित्य की दुनिया से निकलकर फिल्म और विज्ञान तक पहुंच गया। इसकी जद में पद्म पुरस्कार से लेकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी आ गए। साहित्य अकादमी पर विरोध की ये तस्वीर 2015 की चुनिंदा तस्वीरों में एक है। अकादमी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जिस पुरस्कार को इज्जत और सम्मान का दूसरा नाम माना जाता है, उसे लौटाने वालों की कतार लग गई। हिंदी कथाकार उदय प्रकाश के बाद कुछ हफ्तों का विराम रहा, लेकिन जैसे ही नयनतारा सहगल ने पुरस्कार लौटाने की घोषणा की,
तो विरोध कर रहे लेखक एक एक कर सामने आने लगे। धीरे धीरे संख्या बढ़कर 40 पार कर गई। 2 महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। प्रोफेसर कलबुर्गी का हत्या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर किया हुआ हमला है। मैंने इसका खंडन करते हुए इस्तीफा दिया हूं। साहित्य अकेडमी भी खंडन करना चाहिए। अकेडमी के अध्यक्ष महोदय इसके बारे में बयान देना मैं उचित समझता हूं। इसके बाद मामला बॉलीवुड तक जा पहुंचा। एक ही दिन में 12 फिल्मकारों ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर दी। 2 हफ्ते बाद ये संख्या दोगुनी हो गई। इस दौरान लेखकों, फिल्मकारों के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने पद्म पुरस्कार भी लौटाने का ऐलान किया। 100 वैज्ञानिकों ने बयान जारी कर देश में असहिष्णुता बढ़ने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले की बात कही। कई संगठनों ने अपने बयानों में इसे दोहराया। लेकिन इस बीच विरोध कर रहे लेखकों, फिल्मकारों और वैज्ञानिकों की मंशा पर सवाल उठाने वाले भी आगे आए और शुरू हुआ समानांतर वाद विवाद का सिलसिला। कत्ल हुए, एक बेचारा मुसलमान दादरी विलेज में कत्ल किया गया। अब हम चुप रहे हैं कि हर एक चैनल पर हमको दिखाया गया है कि और राइटर्स अवार्ड्स वापस दे रहे हैं अपने। ज़रूर ये आंदोलन बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा जब तक ये हालात न बदले। कि आप एक भ्रम फैला रहे हैं, आप देश में एक गलत फहमी फैला रहे हैं कि देश इंटॉलरेंट है, लेकिन जब इंटॉलरेंस के अगेंस्ट आपको बात करनी थी, आपको अवार्ड्स वापस देने थे, आप खामोश रहे, आप चुप रहे। असल में इसकी शुरुआत तब हुई जब लेखकों के एक तबके ने साहित्य अकादमी से सम्मानित कन्नड़ लेखक MM कलबुर्गी की हत्या पर निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की। कलबुर्गी साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक थे, लेकिन निंदा प्रस्ताव पर अकादमी के टाल मटोल भरे रवैये के बाद लेखकों ने पुरस्कार लौटाना शुरू कर दिया। लेखकों ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले हो रहे हैं और इस मामले में अकादमी अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में घटी कुछ घटनाओं के बाद सरकार पर देश में असहिष्णुता बढ़ाने का आरोप भी लगा। बाद में साहित्य अकादमी ने आपातकालीन बैठक बुलाई और कलबुर्गी की हत्या पर निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन विरोध कर रहे लेखकों ने इसे दबाव में उठाया गया नाकाफी कदम करार दिया। 2015 की दूसरी छमाही में ये बड़े मुद्दे के तौर पर उभरा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दुनिया के 2 मुल्कों की कहानियां जो अभिव्यक्ति के लिहाज से हमें सकते में डालते हैं। DDCA का बढ़ा विवाद, आम आदमी पार्टी के अरुण जेटली पर आरोप, जांच पर असर डालने की कोशिश, कीर्ति आजाद का भी खुलासे का दावा। देखिए पहली खबर, DDCA विवाद, आज रात 8 बजे। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. Freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। दो 2015 की शुरुआत ही एक ऐसी घटना से हुई जिसने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया। अभिव्यक्ति पर यह ऐसा हमला था जिस पर पूरी दुनिया फ्रांस के साथ खड़ी हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हमले की जिसने महीनों लोगों को गमज़दा रखा। 2 बंदूकधारियों ने फ्रांस के विवादित पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग की और 11 लोगों की हत्या कर दी। आइए देखते हैं क्या था ये पूरा मामला।
पेरिस में लोग नए साल का जश्न मना ही रहे थे। वो दिन था 2015 के पहले हफ्ते का आखिरी दिन, जब सुबह के 11:30 बजे सब कुछ पलट गया। 2 बंदूकधारियों ने शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर फायरिंग करके 11 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में संपादक से लेकर कार्टूनिस्ट तक कई लोग शामिल थे। समूचा दफ्तर मलबे में तब्दील हो गया। दर्जन भर लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा की यमन इकाई ने ली। दरअसल पत्रिका पर एक विवादित कार्टून छापने का आरोप था। पूरी दुनिया ने एक सुर में इस घटना की निंदा की। क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह लोगों ने शांति रैली निकाली। लेकिन 11 जनवरी 2015 को दुनिया ने एक ऐसी तस्वीर देखी जो हाल के इतिहास में बेमिसाल है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद समेत 40 देशों के नेताओं ने यूनिटी मार्च निकाला। इस मार्च में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। दुनिया के कई नेताओं ने अभिव्यक्ति की आजादी को किसी भी कीमत पर बहाल रखने की बात कही है। Express my deepest sympathies to the people of Paris and the people of France for the terrible terrorist attack that took place. We must never allow the values that we hold dear of democracy, of freedom of speech, to be damaged by these terrorists. Was heute in Paris passiert ist, ist ein barbarischer Anschlag gegen die Werte, in denen wir zusammenleben in Europa. Wir verurteilen das. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Frankreich, insbesondere bei denen, die heute Opfer zu beklagen haben. हालांकि आलोचना करने वालों के 2 हिस्से थे। एक वो जो शार्ली एब्दो में छपी सामग्री के पक्ष में खड़े थे। वो मानते थे कि अभिव्यक्ति पर किसी भी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरे वो जो कंटेंट से तो असहमत थे, लेकिन इस हमले से गमज़दा भी। इस हमले के बाद यूरोप और अमेरिका के सारे देश एक मंच पर खड़े हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने घटना को विभाजनकारी करार दिया। This horrific attack is meant to divide. We must not fall into that trap. Around the world, we must stand strong for freedom of expression and tolerance and stand against the forces of division and hate. We are with the victims and we are with the French nation. In a moment where the values of our society are attacked by terrorists, we should stick together to defend our values. Freedom of press, freedom of speech, mutual respect and tolerance. इटली की सीनेट ने शार्ली एब्दो के दफ्तर हमलों के बाद 1 मिनट का मौन रखा। कई देशों में फ्रांस दूतावास के सामने लोग संवेदना और सहयोग जाहिर करने के लिए पहुंचे। दुनिया भर में पत्रकारों ने इस घटना की तीखी आलोचना की। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया और शार्ली एब्दो पत्रिका के साहस की तारीफ की। हर देश के मीडिया ने पहले पन्ने पर घटना का विस्तृत कवरेज किया। असल में 2006 में पत्रिका को लेकर बड़ा विवाद सामने आया, जब इसमें इस्लामिक कट्टरपंथ पर चोट करने के बहाने एक विवादित कार्टून छाप दिया गया। इस कार्टून के बाद पत्रिका को लेकर कई जगह विरोध हुए। 2012 में धार्मिक मामलों पर छापे गए कार्टून्स को लेकर विरोध का दायरा फ्रांस की सीमा से निकलकर मध्य पूर्व और अमेरिका तक पहुंचा। सीरीज में छपे कार्टून्स को लेकर कई धार्मिक संगठन नाराज थे, लेकिन शार्ली एब्दो ने कार्टून छापना बंद नहीं किया। 7 जनवरी 2015 के हमले को अब साल भर हो चुके हैं। जख्म आज भी भरा नहीं है, लेकिन पत्रिका का प्रकाशन जारी है और वहां के पत्रकार डर के साए से आजाद हो चुके हैं। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच बांग्लादेश में ब्लॉगरों की सिलसिलेवार हत्या ने सनसनी फैला दी। पड़ोसी मुल्क की ये घटनाएं पूरी दुनिया के सामने कई सवाल छोड़ गईं। भारत में भी तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। खासकर इंटरनेट यूजर्स ने इन घटनाओं का जमकर विरोध किया। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध हुआ बांग्लादेश में, और वहां उदारवादी लेखकों और कार्यकर्ताओं के बड़े तबके ने खुलकर इसकी निंदा की। निलॉय चक्रवर्ती नील, अनंत विजय दास, बसीकुर रहमान, अभिजीत रॉय, ये नाम बांग्लादेश के इतिहास में बेबाक लेखन के लिए याद किए जाएंगे। ये नाम उन ब्लॉगर्स के हैं जो चरमपंथियों की आंखों में किरकिरी बने हुए थे।
बांग्लादेश में 6 महीने के भीतर इन 4 ब्लॉगरों की निर्मम हत्या कर दी गई तो पूरा देश इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। लेखकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन घटनाओं का जमकर विरोध किया। मामला इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका को FBI की मदद का आश्वासन देना पड़ा, लेकिन बेबाक लेखकों का उत्साह इससे ठंडा नहीं हुआ। इन घटनाओं से बांग्लादेश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने खुलकर आक्रोश जताया। देश के भीतर इस्लामिक चरमपंथियों के बढ़ते खतरे पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। हर प्रदर्शन में ये नारे लगते रहे कि उनकी कलम किसी की ताकत से नहीं झुकेगी। Niloy Neel, one of the blogger and free thinker who was the voice against oppression and voice for the social justice, voice for the women rights and rights of the indigenous people, who has been killed today in his own place, and he was the consecutive 4th blogger who has been killed in 5 months, and we are protesting here. निलॉय चक्रवर्ती के शव को जब ढाका पुलिस ले जा रही थी तो उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यही मंजर अभिजीत रॉय की हत्या के बाद देखने को मिला था। असल में इन तमाम हत्याओं का सूत्र एक जैसा था। चारों ब्लॉगर नास्तिक माने जाते थे और 1971 की आजादी की लड़ाई में युद्ध अपराधियों के लिए मौत की सजा के पक्ष में चल रहे आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। इस मामले में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2010 में जांच के आदेश दिए थे। एक ही साल के भीतर पिछले 6 महीने वहाँ पर 4 हत्याएं हो चुकी हैं और वहाँ पर जो सरकार है उसने कोई ठोस कदम इन हत्याओं के खिलाफ नहीं उठाया। नील ने अपना पुलिस में ये शिकायत दर्ज की थी कि उसको जान का खतरा है, लेकिन वहाँ के सरकार ने कोई स्टेप इसके खिलाफ नहीं उठाए। इस वजह से वहाँ पर लगातार जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका साहस बढ़ता जा रहा है और एक के बाद वो एक हत्याएं वहाँ पर करते जा रहे हैं। निलॉय चक्रवर्ती की हत्या की जिम्मेदारी अलकायदा के बांग्लादेश चैप्टर अंसार उल इस्लाम ने ली। उस वक्त ये दावा किया गया कि संगठन ने 84 नास्तिक ब्लॉगर्स की सूची तैयार की है जो धर्म की आलोचना करते हैं या फिर कट्टरपंथियों को अपने लेखन में निशाना बनाते हैं। बांग्लादेश के उदार ब्लॉगर्स आज भी धमकियों के बीच लिखने का काम कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली लड़ रहा है फॉर ए प्रोग्रेसिव बांग्लादेश, प्रगतिशील बांग्लादेश, एंड टू स्टॉप द एक्सट्रीमिस्ट पीपल। वो लोग जो धर्म का नाम के मानुष को मार रहा है, जो लोग गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है धर्म के नाम से, जो लोग माइनॉरिटी को अटैक करना चाह रहा है, माइनॉरिटी वॉइस को बंद करना चाह रहा है, हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहा है। बांग्लादेश में पहले हालात इतने खराब नहीं थे। 1998 से लेकर अब तक ब्लॉगर सहित कुल 18 पत्रकारों की हत्या हुई, जिनमें 7 तो 2012 के बाद मारे गए। यानी हाल के दिनों में बांग्लादेश में हमले बढ़े हैं और ज्यादातर मामलों में ये हमले धर्म की आलोचना के चलते हुए हैं। कट्टरपंथी संगठन अंसार उल सलाम ने न सिर्फ हत्याएं की बल्कि धार्मिक आडंबरों के खिलाफ लिखने वाले तमाम ब्लॉगर्स को धमकी भी दी जा रही है। 2015 में पूरी दुनिया में 18 नेटिजन्स यानी इंटरनेट लेखकों की हत्या की गई। इनमें 4 बांग्लादेश के थे। इस सूची में सिर्फ सीरिया एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश से आगे है, लेकिन गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया में मौत के कारण कहीं अलग है। हालांकि 2015 में दुनिया भर में कुल 163 नेटिजन्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस सूची में बांग्लादेश का नाम नहीं है। यानी बांग्लादेश में ब्लॉगर्स को सरकार की तरफ से कम, कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से ज्यादा खतरा है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। 2015 में साल भर अभिव्यक्ति पर हमले के कई वाक़ये देखे गए। आज़ाद कलम और बेबाक बोल को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन इसी दौर में कुछ साहसिक स्टोरीज भी देखने को मिली। पत्रकारों की तरफ से विरोध हुए और संयुक्त राष्ट्र ने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। उम्मीद करते हैं कि साल 2016 में दुनिया भर में अभिव्यक्ति और ज़्यादा आज़ाद होगी। नमस्कार।